ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था, हम लोगों ने रोटेटिंग मासेस के बैलेंसेस के बारे में पढ़ा था, उनकी बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा था। अगर वो सेम प्लेन में है और डिफरेंट प्लेन में है तो कैसे उन्हें बैलेंस करना है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मासेस को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर में बहुत सारे, जैसे पिस्टन होता है एक रेसिप्रोकेटिंग मास है, उसमें जो अनबैलेंस, जैसे एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में स्लाइडर क्या हुआ, रेसिप्रोकेटिंग मास हो गया। उस ऐसे सिस्टम में, ठीक है, ऐसे सिस्टम में जो अनबैलेंस फोर्सेस हैं उनको बैलेंस कैसे करना है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। ठीक है, अब हमें ये पता है रेसिप्रोकेटिंग मास कहने का मतलब क्या हुआ। ये देखो, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है। ये हमारा क्रैंक है, ठीक, और ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है। ठीक, ये हमारा पिस्टन और ये हमारा क्रैंक। तो जब हम लोगों ने फोर्स एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लैटेड क्रैंक मैकेनिज्म हम जब पढ़ रहे थे तो हमें ये पता था, हमने वो वहां पे एक कैलकुलेशन निकाला था एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक्सेलरेशन का एक कैलकुलेशन निकाला था, वो कितना था। एक्सेलरेशन की हमने एक वैल्यू फाइंड आउट की थी, जिसमें हमने पहले लीनियर वेलोसिटी, डायनेमिक एनालिसिस कह रहा हूँ मैं, काइनेमेटिक एनालिसिस जब पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की थी, उसके डिस्प्लेसमेंट की, उसके वेलोसिटी की और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की थी। वो कितनी थी, ए इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन, ये थी। ठीक है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा बाई एन, ये हमारा क्या था, एक्सेलरेशन था। ये हमारा पिस्टन पे लग रहा एक्सेलरेशन था। और इसी एक्सेलरेशन को इंटू एम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक इनर्शिया फोर्स मिल जाएगी, एक इनर्शिया फोर्स जो कि अनबैलेंस फोर्स भी कहलाती है। ठीक है, यही हमारा जो है अनबैलेंस फोर्स है। इसमें जब हम एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक फोर्स हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन तो जो हमें प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो है प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसी को हम मास, क्योंकि सिस्टम में हमारे पास मास भी है, रेसिप्रोकेटिंग मास की बात हो रही है, रेसिप्रोकेटिंग मास अगर इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका मास भी होगा, उस वजह से इसके अंदर कुछ फोर्सेस भी आएंगे। तो यही जो है हमारा अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, जो इस डायरेक्शन में लगता है, अनबैलेंस फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो अब एक चीज इसमें देखोगे, ये जो अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है, ये जो अनबैलेंस फोर्स है, ये क्या है, इसका डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, लेकिन मैग्नीट्यूड लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज हो रहा है। डायरेक्शन तो कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज हो रहा है। और इसको हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको दो टर्म में, ये से दो उसमें टर्म है ना, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाई एन, इन दोनों टर्म को अलग अलग करते हैं। ठीक है, हमारा जो काम होता है इसमें, हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को अलग अलग करते हैं। जैसे कि
जैसे कि हम एम ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी एम होगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई एन। ठीक, ये दो टर्म है, यही हमारा जो अनबैलेंस फोर्स था, इसको हमने क्या किया, दो टर्म में डिवाइड कर दिया। अब दोनों टर्म को अलग अलग देखो, दोनों टर्म को अलग अलग देखो। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारा जो बैलेंसिंग का जो तरीका है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों टर्म को बाइफरकेट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं और एक एक को बैलेंस करते हैं बारी बारी से। तो इसमें हमें क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये एफ एन बैलेंस प्राइमरी होता है, ये प्राइमरी बैलेंसिंग होता है, इसको प्राइमरी बैलेंस कहते हैं। और जो ये सेकेंड वाला जिसमें एन आता है, ठीक है, इसको हम सेकेंडरी बैलेंस कहते हैं, सेकेंडरी बैलेंसिंग कहते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो प्राइमरी बैलेंस होता है, प्राइमरी बैलेंस होता है वो हमेशा सेकेंडरी बैलेंस से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सेकेंडरी बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेज जो होते हैं वो उनसे बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो सब बताओ, कहाँ से जनरेट होता है और उसको हम कैसे, अभी तक मैंने बस ये बताया है कि तुम्हारा जो अनबैलेंस फोर्सेज है वो कहाँ से आता है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, और यही अनबैलेंस फोर्सेज तुम्हारा वाइब्रेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, स्टैटिक बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा था, मतलब जहाँ पे हम रोटेटिंग मासेस की बैलेंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, रेसिप्रोकेटिंग मासेस के बारे में करना है। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग मासेस में जब हम इससे पहले पढ़े थे डायनेमिक, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम अभी जो भी हमारा अनबैलेंस फोर्स बना, एफ एम ए इक्वल टू एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई एम। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जो पहला वाला टर्म है वो हमारा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स बताता है। क्यों, तो तुम एक चीज देखोगे कि यहाँ पे ये चीज, ये पूरा एन है, ये पूरे के ऊपर एन है, सिर्फ कॉस थीटा के ऊपर एन नहीं है, ये पूरे के ऊपर एन है, तो ये कॉस थीटा बाई एन है। ये बताओ, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, एक चीज पढ़ी थी कि एन की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, एल बाई आर। ठीक है, बहुत बड़ी होती है। तो एक चीज देखोगे, अगर इस टर्म और इस टर्म को कंपेयर करोगे, एम ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये अपॉन एन है, एन की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी होगी, ये वाला टर्म जो प्राइमरी वाला है बहुत बड़ी होगी, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, यहाँ पे एन से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे प्राइमरी बैलेंसिंग कहते हैं। प्राइमरी बैलेंसिंग कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हमारी सबसे पहले जो प्राइम फोकस होना चाहिए सिर्फ इसको पहले बैलेंस करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि इससे जो अनबैलेंस फोर्सेज निकल रही है वो बहुत ज्यादा है, वो हमारे सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, और ये जो अनबैलेंस फोर्सेज ये इसकी वैल्यू कम होती है, तो हम इससे मतलब इसको भी बैलेंस करेंगे, लेकिन आगे करेंगे, तो सबसे पहले मतलब इससे हमारा उतना फोकस नहीं होता है। ठीक है, इसके दूसरे तरीके हैं बैलेंस करने के, इसको इसको बैलेंस करने के लिए दूसरे तरीके हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज देखना है। ठीक है, समझ में आया, ये चीज हमें देखना है कि हम कौन सा बैलेंसिंग पहले कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि जो अभी हम आगे भी देखेंगे, हाँ अभी हम आगे भी देखेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग मासेस का, जैसे हम चलो अभी धीरे धीरे जब पढ़ेंगे उसको तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये मान लो, ये समझ में आ गया कि हमारा ये प्राइमरी बैलेंस है, ठीक है, एक हमारा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स है, एक हमारा सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, वो पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ, पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी एफ एनबैलेंस फोर्स। ठीक, पार्शियल बैलेंसिंग, पार्शियल क्यों, अभी तुम्हें ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि पार्शियल क्यों। ठीक है, पार्शियल शब्द अगर इसके मतलब इसके मीनिंग को देखोगे तो पार्शियल बैलेंसिंग का मतलब कि हम पूरी तरीके से इस
जो प्राइमरी हमारा अनबैलेंस फोर्स है हम उसको पूरी तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे, उसके कुछ हद तक बैलेंस कर रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है अभी तुम आगे देखोगे। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, ये हमारा क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तुम्हें ये पता है, एक मिनट, देखो हमारा जो टर्म है एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा, इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो एक चीज देखो, हमारा हमें ये पता है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, एफ एन बैलेंस। एक पार्ट जो है इस डायरेक्शन, जो प्राइमरी बैलेंसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइमरी बैलेंसिंग की। तो अगर हम ये एज्यूम कर लो कि हम कोई ऐसा मास इसके यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, जिसकी क्या कहते हैं, जो बी मास का है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है और बी स्क्वायर इसका रेडियल डिस्टेंस। ठीक, किसी भी एंगल थीटा यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये बताओ, ठीक है, हमने ये देखा, यह और इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसका एंगल जो है वो थीटा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से उसका जो एंगल है वो थीटा है। तो एक चीज देखो, ठीक है, एक चीज देखो, ये जो एम ओमेगा आर स्क्वायर एक तरह का देखो कि रोटेटिंग मास है कि नहीं। जैसे कि अगर हम मान लो, हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर यही मास एम यहाँ पे है, रेडियस आर है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पे एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा आर स्क्वायर लगेगा। और उसका इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर इसका एंगल हम इसको थीटा मान लें, ये दोनों थीटा इक्वल मान लेते हैं, इसके थीटा मान लें, इस डायरेक्शन में एफ एन बैलेंस क्या हो जाएगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, हम ये कह सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, बस एक चीज मैं दोबारा फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक, हमें ये पता है हमारा जो एफ एन बैलेंस है एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा है। तो एम ओमेगा अगर हम इसको देखेंगे तो हमें ये नहीं लग रहा है कि ये क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे हमारा एक बॉल है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, एम ओमेगा आर स्क्वायर। और जो हमारा अनबैलेंस फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यही हमारा मास है। ठीक है, यही हमारा मास है जो इस पे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, और उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम इसका फोर्स निकालेंगे और एंगल थीटा पे है, तो इसका अनबैलेंस फोर्स कितना आ जाएगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये हम देख सकते हैं ना, इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। जब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी, थीटा हमारा पहले वाले में भी, अगर हम उसमें एनालिसिस करोगे, जब हम काइनेमेटिक एनालिसिस की बात कर रहे थे, तो वहां भी हमारा जो थीटा वो क्रैंक के रोटेशन को बता रहा था। ठीक है, यहाँ भी हमारा थीटा जो है वो क्रैंक के रोटेशन को बता रहा है। बस हमने ये इसको इमेजिन किया है कि अगर हम एक बॉल यहाँ पे रख देते, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक बॉल रख देते हैं आर रेडियस पे और एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा है सेम एज क्रैंक, तो उसका अगर अप एंड बैलेंस की बात डायरेक्शन में देखें तो वही मैग्नीट्यूड आएगा। तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं अपने सहूलियत के लिए, अपने सॉल्व करने के लिए। अगर ऐसा है
और थीटा के साथ वो भी चेंज होता रहेगा। जैसे थीटा की वैल्यू जब 0 है तो उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगी, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री है तो उसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी। तो हम क्या करते हैं, इस मास को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सेंटर वो है रोटेटिंग मास है एक तरह का जो क्रैंक पर मूव कर रहा है, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक एंगल थीटा रखते, एक बी मास का बैलेंसिंग मास रखते हैं जिसकी रेडियस बी पे है और ये भी सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। तो इसका भी एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, बी ओमेगा बी स्क्वायर, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बी ओमेगा बी स्क्वायर एम ओमेगा आर स्क्वायर के बराबर है। अब ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट कर दोगे तो बी बी ये तुम्हारा ओमेगा ओमेगा पे स्क्वायर होता है, ठीक है, हर जगह वो सही कर लेना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी बी बराबर एम आर, ठीक है, बी बी बराबर एम आर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो ठीक है। अब देखो कि ये तो हमने एज्यूम किया था, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, हमने क्या किया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्चुअल बैलेंसिंग मास रख दी, ठीक है। तो जब ये मास यहाँ पे होगा तब तो ये अनबैलेंस फोर्सेस को बैलेंस कर देगा, ठीक है। जब ये मास यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है, ये बैलेंसिंग मास यहाँ पे होगा तो इसकी मैग्नीट्यूड इस एफ एन बैलेंस जो जिसका डायरेक्शन सिर्फ कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड नहीं कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट है, उसको तो ये बैलेंस कर देगा। लेकिन अगर ये देखो कि जब यही मास रोटेट होकर इस डायरेक्शन यहाँ पे आएगा, ये एंगल अगर इसका थीटा है यहाँ पे आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा बी स्क्वायर साइन थीटा, मतलब इस डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड लगाएगा क्योंकि जो हमने बैलेंसिंग मास यहाँ पे रखा यूज किया है इस अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट तो कोई मास है नहीं, ये तो हमारा एक्चुअल नहीं है, ये हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पे एक मास होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको बैलेंस करने के लिए लगाया, ये है नहीं, ठीक है। हमारा जो एक्चुअल फोर्स है इसी डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन अब देखोगे कि जब हमने ये एक्चुअल मास लगाया, बैलेंसिंग मास लगाया, तो इस बैलेंसिंग मास का एक कंपोनेंट तो इधर होगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा जो इसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो हमारा ये अनबैलेंस फोर्स तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसका जब वर्टिकल कंपोनेंट हम देखेंगे उसका ये इस डायरेक्शन में एफ ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा की स्पीड मतलब फोर्स जो है वो नीचे की ओर लगाएगा, ठीक है। ये इतना फोर्स जो है वो हमेशा नीचे की ओर लगाएगा। अब सोचो कि अगर कोई क्रैंक है, ठीक है, अगर कोई इंजन मूव कर रहा है, इंजन अगर कोई मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी या कुछ भी हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो एक तरफ तो हम प्राइमरी बैलेंस हमने क्या किया, बेसिकली देखोगे तो एक चीज देखो, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा तकरीबन सेम होते हैं, उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही चलती है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में चलती है दोनों की वैल्यू। और हमने ये कह रखा है पहले से कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ठीक। तो हमने एक तरह से देखोगे इस अनबैलेंस फोर्स को हमने इस डायरेक्शन से हटा के इस डायरेक्शन में कर दिया। इस बैलेंसिंग मास की वजह से क्या हुआ, हमने उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स को तो इक्वेट कर दिया, लेकिन इससे पहले इस बैलेंस मास को लगाने से पहले हमारा क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई अनबैलेंस फोर्स था, नहीं था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स था। हमने एक बैलेंसिंग मास लगाया कि हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का तो अनबैलेंस फोर्स खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नया अनबैलेंस फोर्स जनरेट हो गया और वो भी उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहाँ से जो साइंटिस्ट थे उस समय के उन्होंने ये सोचा कि इससे कुछ इस मास को बैलेंस करने से हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, कि ऐसा नहीं है कि हमारा अनबैलेंस फोर्स पूरी तरीके से खत्म हो गया, और उससे उससे ज्यादा दिक्कत ये हो गई कि हमारा जो अनबैलेंस फोर्स है,
अनबैलेंस फोर्स है, हमने बस उसकी डायरेक्शन को चेंज किया बैलेंस मास को। एक तो हमारे सिस्टम का इनर्शिया भी बढ़ गया बैलेंस मास को यूज करने की वजह से, और ऊपर से हमारा कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस में। ठीक है, और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया। एक जो इससे पहले जो अनबैलेंस फोर्स था वो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लग रहा था, अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो अनबैलेंस फोर्स हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। तो उन्होंने सोचा कि जब हमारा जो अनबैलेंस फोर्स के हम को हम थोड़ा भी जो भी अनबैलेंस फोर्स हो उनको थोड़ा सा भी रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए क्या करें। उन्होंने ये कहा कि चलो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमको पूरा पूरा अनबैलेंस हो जो रेसिप्रोकेटिंग मास का जो अनबैलेंस होता है हमें वो पूरा बैलेंस नहीं करना है, हम उसका एक क्वांटिटी एक फ्रैक्शन ही बैलेंस करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो जैसे एम आर एम मास का एम मास को बैलेंस करना था, उन्होंने कहा कि हम एम मास को नहीं बैलेंस करेंगे, हम उसका सिर्फ एक फ्रैक्शन सी बी, एक फ्रैक्शन मास ही मतलब जो बी हम जो यहाँ पे बैलेंसिंग मास ले रहे थे उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सी एम होगी। सी क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू एक फ्रैक्शन है लेस देन 1। ठीक है, तो मतलब ये कह लो कि बी जो है वो 0.5 एम एम 0.4 एम एम, मतलब एक फ्रैक्शन एक छोटा सा हिस्सा ही बैलेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में जो ये फोर्स होगा ना ये डिक्रीज हो जाएगा। और कोई भी गाड़ी हो, कोई भी बाइक हो, इंजन हो, सिलेंडर, जब भी वो क्रैंक मूव कर रहा है तुम खुद इमेजिन करो तुम पहले के स्टीम इंजन के बारे में इमेजिन करो, क्योंकि ये सारे के सारे वर्क जो हुए थे सारे के सारे स्टीम इंजन पे वर्क हुए थे। तो इमेजिन करो कि जब यहाँ पे देखो सिर्फ इमेजिन करना है, स्टीम इंजन देखो, जब स्टीम इंजन की बात होती है ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अगर बैलेंसिंग मास लगाते हैं ठीक है, ये स्टीम इंजन है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग मास लगाते हैं। इससे पहले बैलेंसिंग मास लगाने से पहले हमारा जो डायरेक्शन था एफ एंड बैलेंस इस डायरेक्शन में था। ठीक, उसके बाद बैलेंसिंग मास लगाने के बाद एफ एंड बैलेंस इस डायरेक्शन में। तो तुम खुद सोचो, ट्रेन ऐसे चल रही है, सीधे चल रही है, और उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब ग्राउंड की तरफ अगर फोर्स लगने लगे तो ट्रेन के पहिए कैसे होने लगे, ऐसे कभी ऊपर उठेंगे कभी नीचे आएंगे, कभी ऊपर उठेंगे कभी नीचे आएंगे। ठीक है, और ये फोर्स जब एक तरफ से इधर आएगा फिर ये मूव करके इधर जाएगा तो फिर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो खुद सोचो कि तुम्हारी गाड़ी की मूवमेंट, जो तुम्हारा स्टीम इंजन होगा उसकी मूवमेंट कैसे होगी। ठीक है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि क्या हुआ। इससे पहले जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो इस डायरेक्शन में अगर हम एज्यूम करो कि कोई व्हील चल रहा है, ठीक है, स्टीम इंजन अगर हम बात करते हैं तो उसके व्हील पे सोचो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ना लग के अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या वो जो स्टीम इंजन है तुम्हारा ट्रैक पे बनी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। ठीक है, कभी ऊपर ये एक तरफ से फोर्स लगेगा ऊपर उठेगी, दूसरे तरफ से फोर्स लगेगा ऊपर उठेगी, तो इससे क्या होगा, डिसबैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कहा कि हम एक पूरा मास, जो पूरा हमारा रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस करना था, हम उसको ना बैलेंस करके उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से को बैलेंस करेंगे। हिस्से को बैलेंस करने से क्या मतलब हुआ कि हाँ ये हुआ कि ये जो थोड़ा अनबैलेंस फोर्स था ये कुछ हद तक तो बैलेंस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये भी एफ एन बैलेंस जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो जनरेट हो जा रहा था वो भी, उसकी भी वैल्यू धीरे धीरे कम हो, उससे सी एम यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं, इसी सी एम को हम यूज करने की वजह से हम इसको कहते हैं पार्शियल बैलेंसिंग, कि हमारा जो अनबैलेंस जो रेसिप्रोकेटिंग फोर्स था हम उसको पूरी तरीके से बैलेंस नहीं कर रहे हैं, कुछ उसका कुछ हिस्सा ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इसमें डेरिवेशन है, फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि लेट सी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग masses to be balanced.
अगर ये हमने सी क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस टू बी बैलेंस, और सी की वैल्यू बहुत कम है 1 से, ठीक है, सी की वैल्यू बहुत कम है 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बैलेंसिंग मास लिया था वी वी, ये तुम्हारा मास था, बैलेंसिंग मास का, मास ऑफ बैलेंसिंग मास, ये उसका रेडियस ऑफ रोटेशन इक्वल टू सी एम आर हो जाएगा, सी एम आर, सी तुम्हारा यही वाला, ठीक है, एम आर, ठीक है, बैलेंसिंग मास इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? तो फिर जब हम इसके आगे देखते हैं, ठीक है, ये तुम्हें पता चल गया ये इसके बराबर है। अब फिर से तुम उस डायग्राम पे आ जाओ, उस डायग्राम पे, क्रैंक पे, ठीक। हमने क्या किया था, ये इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स है, एफ एन बैलेंस एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, आर, ठीक, थीटा थीटा, ठीक, ठीक। तो ये बताओ, जब इन दोनों फोर्स पर, इन दोनों फोर्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक, एलओएस क्या है, लाइन ऑफ स्ट्रोक, तो फिर एफ एन बैलेंस को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, कल क्या आएगा, ये तो तुम्हें पता है, एफ एन बैलेंस कितना आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और इस फोर्स का डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बी बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, बी बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो नेट फोर्स अलोंग तुम्हारा लाइन ऑफ स्ट्रोक क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस बी बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब तुम्हें ये पता है बी बी की वैल्यू क्या है, सी एम आर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये क्या है तुम्हारा फोर्स एफ एन बैलेंस एलओएस अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक, लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग जो अनबैलेंस फोर्स है उसके बारे में ये बता रहा है, ठीक, लाइन ऑफ बैलेंस इस डायरेक्शन में, लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग जो नेट एंड बैलेंस फोर्स है वो ये इतना है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, नेट एंड बैलेंस फोर्स कितना आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम उसके लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी अनबैलेंस फोर्सेस को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो।